दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। ईडी और सीबीआई चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे छुट्टी पर चली गई हैं, लेकिन अब एक बार फिर से फुल ऑन एक्टिव हो गई हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि अब महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त चर्चा है जोरों शोरों पर कि बीजेपी हार सकती है। झारखंड में चुनाव है। अभी जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं राज्यों में ईडी और सीबीआई का एक बार फिर से दखल शुरू हो गया है। रेड शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के तस्वीर अब ऐसे सामने आ रही है जिसकी चर्चाएं इस तरह से हो रही हैं कि बीजेपी के पास शायद अब कोई वो खास हथियार के तौर पर कुछ और बचा नहीं है। इसीलिए वही ईडी सीबीआई जो कि उनके लिए जहां मददगार साबित हो सकती थी, अब उनके लिए वो वहीं पर एक बैकफायर का काम कर रही हैं। ईडी सीबीआई का नाम अब एक एजेंसी के तौर पर भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक प्रोटोकॉल में, एक प्रोसेस में आता हो, जो कि अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में बदल चुका है। पब्लिक परसेप्शन में ये सिर्फ एक धमकाने वाली एजेंसियों के तौर पर दिखाई देने लगा है। अब यहीं पर मैं आपको याद दिला दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने हाईकोर्ट में क्या दलील दी और क्या कहा सीबीआई को लेकर। उन्होंने कहा कि सीबीआई का मकसद केजरीवाल को जेल में रखना ही है। जिस तरह से अभी हाल ही में हरियाणा में भी ईडी ने रेड करनी शुरू कर दी है, खास तौर से हुड्डा के करीबी नेताओं पर रेड करनी शुरू कर दी है। अब ऐसी परिस्थितियों में ये बात तो साफ हो रही है कि ये एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले एक बहुत ही रेस्टलेस मोड क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और इनका मकसद ही यही है। ऐसी चर्चाएं जनता के बीच में अब आम हो चली हैं। तो मैं वापस आती हूँ। दिल्ली सीएम की जमानत पर सिंघवी ने हाई कोर्ट में सीबीआई को लेकर क्या दलीलें दी। सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी कि ईडी मामले में निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। उसके बाद उन्हें वेकेशन जज के सामने पेश किया गया। 26 जून को सीबीआई फिर एक्टिव हो गई और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक बार फिर से अंतरिम जमानत दी है, लेकिन सीबीआई के इस इंश्योरेंस अरेस्ट की वजह से अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर अभी भी नहीं आ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग होती है, और वहीं पर अगर बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री की, उनकी अरेस्टिंग होती है। चुनाव के बाद उन्हें भी रिलीज कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को तो खैर चुनाव की वोटिंग जो लास्ट डे था दिल्ली का, उसके उसी दिन ही अरेस्ट एक बार फिर से उन्होंने सरेंडर उन्हें करना पड़ा प्रोसेस में और वो अरेस्ट हुए। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, इस वक्त ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई एक बार फिर से सेम मोड में आ गई हैं। अगर ये सेम मोड में चलती रही चीजें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास अब बहुत कुछ खास नहीं बचा है जो कि उनके लिए चुनाव के दौरान मददगार साबित हो सके। क्योंकि अगर बात की जाए खास तौर से कि बीजेपी के पास अभी बचाव के हथियार कौन से हो सकते हैं, तो वो ये है, नंबर वन, कि वो देश की अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर ले आए, बेरोजगारी के आंकड़ों को कम कर दें। ऐसी परिस्थितियों में फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके चलते अभी आप ये मानकर चलिए कि कई साल लगेंगे आपको एक बार फिर से 2014 के स्टेटस में आने को लेकर। हाल ही में आप देख रहे हैं तस्वीरें कैसे श्रीलंका में जो पूरा जनता ने बगावत की, वो तस्वीरें जब निकल कर आई, लोग सड़क पर निकल आए, वहां की हालत खराब हो गई थी। ऐसे ही अब बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में भी तमाम लोग जो है वो नौकरी के लिए सड़कों पर आ गए हैं। आगजनी हो रही है, जो सेना है वो सड़क पर उतर रही है। तमाम तरह की परिस्थितियां दिख रही है। ऐसी ही स्थिति देश में हो रही है, भारत में अब, जो कि लगभग उसी तरफ आगे बढ़ रही है।
जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी हो सकता है कभी भी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे? पिछले कुछ वक्त से आप लगातार देख रहे हैं, शिक्षकों की जॉब को लेकर के आप देखें, युवाओं की जॉब को लेकर के अगर आप देखें, तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, उनके प्रोसेस में खामियां दिख रही हैं, जैसे नीट में, नैट में और भी तमाम मामलों में, जहां से सवाल ये उठ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो आईएएस अधिकारी है, महिला आईएएस अधिकारी, उनको लेकर के भी यही सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं और किस तरह के काम वो जाकर कर रहे हैं। पैसा देकर अगर आप कोई पोजीशन पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी आप उसी तरह के पैसे की वसूली सबसे पहले उस कुर्सी पर आकर करेंगे। ऐसी तस्वीरें सामने बन रही हैं। ये कहा जा सकता है इस वक्त भारत में सबसे बड़ी परेशानी जो दिख रही है, वो है इस वक्त देश को एक अच्छे स्टेबल मोड पर लाने को लेकर। अर्थव्यवस्था की स्थिति जिस तरह से खराब है, उसको लेकर अगर इस बार भी, मतलब कई बार पिछले 10 साल में मोदी सरकार कई बजट पेश कर चुकी है। ये बजट जो वो पेश कर रही है, उससे बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। बड़े-बड़े नंबर बजट में दिखा दिए जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि किस तरह सरकार जो है वो बड़े बजट जो है वो लेकर आ रही है, फला राज्य को भी दे रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस बार तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए खास बजट की पेशकश की है। वहाँ पर भी इस वक्त मामला फँसता दिख रहा है, क्योंकि चुनाव जिन राज्यों में हैं, आपको पता है आंध्र के चुनाव हो चुके हैं। अब जहाँ पर चुनाव हैं, उन राज्यों के लिए बड़े पैकेज बीजेपी घोषणा करना चाहती है। बजट की घोषणा जो होती है और बजट के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका असर, उसको लागू करना, लोगों तक पहुंचना, इसमें ज़माना लग जाता है। ऐसे में लोगों को नहीं पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली किस तरह से उनकी सरकार ने उनको कब और क्या भेजने की कोशिश की और कब वो पहुंचा। बड़ी बात ये है कि भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला ऐसे निकल के आ रहा है लगातार कि अब खुद बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल साफ हो चली है कि इस वक्त देश में महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम तरह की चीजें, अपॉइंटमेंट्स की अगर बात की जाए, फेयर एग्जाम्स की अगर बात की जाए, यूपीएससी के चेयरमैन जिनके 5 साल का कार्यकाल बचा था, व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा हमें याद दिला रहा है इस वक्त उर्जित पटेल की, आरबीआई के गवर्नर जो थे, जिनके सामने ये बात की गई थी। कैसे आरबीआई के फंड को सरकार इस्तेमाल करना चाहती थी, उन्हें वो गवारा नहीं था, उन्होंने भी व्यक्तिगत मामलों के चलते इस्तीफा दे दिया था। ये व्यक्तिगत मामलों में इस्तीफा देने वाले लोगों की भी लिस्ट इस वक्त बीजेपी में लंबी हो चुकी है। बड़ी बात ये है कि इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जिसमें कई घोटालों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसे में ईडी, सीबीआई वो सारी चीजें छोड़कर इस वक्त एक बार फिर से चुनाव के ठीक पहले उन लोगों के घर पर जाकर दस्तक दे रही है जहां पर चुनाव है। चुनाव की परिस्थितियां जो सामने निकल के आ रही हैं, वो देखना ये होगा कि कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे इस वक्त ईडी, सीबीआई के इस मोडस ऑपरेंडी को, इस फॉर्मूले को जनता जो है वो पूरी तरह से नकार देगी। बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। अगर अब एक बार फिर से ऐसा हुआ इन राज्यों में, क्योंकि उपचुनाव में भी हार चुकी है बीजेपी इस वक्त, ऐसी परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, इसके अलावा राज्यों के चुनाव हैं। तमाम तरह की इन परिस्थितियों में ईडी, सीबीआई का रोल अगर अब आगे ज्यादा असर नहीं दिखा पाया, तो ये मानकर आप चलिए कि इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा